नमस्कार। 17 मई के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम के उत्तर में तिब्बत है या चाइना है, और पूर्व में भी तिब्बत चाइना है और भूटान है। पश्चिम में देखें तो नेपाल है, और दक्षिण में देखें तो पश्चिम बंगाल है। तो यह रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। छोटा है, लेकिन 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 मई 1975 को ही 36वां संविधान संशोधन जो है वह पारित हुआ और इसे भारत के 22वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। सिक्किम के अगर इतिहास को देखें तो सिक्किम जो है वहाँ पर जो राजा शासन करते थे उन्हें चोग्याल कहा जाता था, और यह नामग्याल वंश जो था वह शासन किया करता था। अंग्रेज सिक्किम को एक बफर स्टेट के रूप में देखते थे, जो कि भारत और चीन के बीच रहे, इसलिए उन्होंने इसे अलग से ट्रीट किया। अन्य राज्यों की तरह इसे अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास नहीं किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पटेल चाहते थे कि यहाँ का राजा जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दे और सिक्किम का भारत में विलय हो जाए, लेकिन नेहरू के अलग विचार थे। यहाँ पर 1947 में तीन प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ जो थी, तीन प्रमुख राजनीतिक दल जो थे, नेपाली, भूटिया और लेप्चाओं के द्वारा अलग अलग उनका प्रतिनिधित्व किया जाता था। इसके नेता भी चाहते थे कि भारत में सिक्किम का विलय हो जाए, लेकिन उन्होंने एक प्रस्ताव भी पारित किया, लेकिन नेहरू के विचार जो थे वो अलग थे। 1950 में फिर भी एक समझौता हुआ, और समझौते के द्वारा सिक्किम को भारत का एक संरक्षित राज्य बना दिया गया, और इस तरह से भारत सरकार इसके रक्षा, विदेशी मामले और संचार को देखने लगी। 1973 में राजशाही के विरुद्ध बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, और वो चाहते थे कि वहाँ जो राजनीतिक दल थे वो चाहते थे कि सिक्किम जो है भारत के साथ अधिक अच्छे से जुड़े, और इसी के लिए फिर 35वां संविधान संशोधन करना पड़ा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया, और इसके तरह स्टेटहुड, राज्य बनने का एक नया क्लास आया, नया वर्ग जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया, इसमें भारत की संविधान में तब तक यह प्रावधान नहीं था एसोसिएट स्टेट का, वह प्रावधान लाया गया। सहयोगी राज्य का, सह राज्य का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके तहत एक स्वतंत्र के देश के रूप में सिक्किम को मान्यता दी गई, लेकिन फिर भी वह भारत का अंग रहा। और इसी के तहत अनुसूची 10 भी लाया गया। अनुसूची 10 वर्तमान में अगर देखें तो यह दल बदल निरोध से संबंधित है, लेकिन उस समय जो अनुसूची 10 थी उसमें ये प्रावधान किए गए कि सिक्किम किन आधारों पर भारत का एक एसोसिएट राज्य बन रहा है। फिर 1975 में यहाँ पर एक जनमत संग्रह हुआ, क्योंकि जनता चाहती थी कि भारत में इसका पूर्णतः विलय हो जाए, और राजशाही का उन्मूलन हो गया। राजशाही का उन्मूलन हुआ और लगभग 97% जनता ने इसके पक्ष में अपना मत दिया, और फिर 36वां संविधान संशोधन लाया गया और भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। और इसी के साथ साथ इसके लिए एक विशेष प्रावधान भी किया गया। आर्टिकल 371F लाया गया, जिसमें कि विशेष प्रावधान किए गए इस राज्य के लिए। और आर्टिकल 2A जो है सह राज्य वाला, एसोसिएट स्टेट वाला, वह प्रावधान खत्म कर दिया गया, और जो अनुसूची 10 थी उसे भी रद्द कर दिया गया। अब सिक्किम के बारे में अगर हम लोग देखें तो सिक्किम के 50 साल हो गए हैं राज्य बनने के, और यह आर्थिक विकास और मानव विकास का एक मॉडल है इस दृष्टि से कि यहाँ पर भारत में प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे अधिक है, लगभग 7 लाख रुपये सालाना है, और 2011 से यह सबसे अधिक GSDP वृद्धि वाला राज्य भी है। यहाँ पर सबसे अधिक श्रम बल भागीदारी दर है, जो कि दिखाता है कि जनसांख्यिकी लाभांश जो है यह प्राप्त कर रहा है। जो यह डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका अर्थ हुआ कि जो कार्यशील वर्ग है वह बहुत अधिक, कार्यशील आयु वर्ग है वह बहुत अधिक कार्य में लगा हुआ है, उसे रोजगार पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की दृष्टि से भी देखें तो यह नॉर्थ ईस्ट में एक चैंपियन राज्य है, क्योंकि इसने 2035 के जो लक्ष्य थे उसे इसने प्राप्त कर लिए हैं। स्वच्छता के मामले में, स्वच्छ पानी के मामले में, ग्रामीण सड़कों से जुड़ाव के मामले में, और गरीबी उन्मूलन का जो सूचकांक होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा रहा है। भारत में लोएस्ट में से एक है। या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी अगर देखा जाए तो इसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। बहुत ही अच्छे सुधार इसने किए 1983 से 2022 के बीच में। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो सिक्किम 1998 में ही डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। इसने सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों को भी बैन कर दिया, और एक कदम आगे जाकर इसने सरकारी आयोजनों में पैकेज्ड पेयजल के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी आयोजन में, सरकारी कार्यालय में, हर जगह आपको पैकेज पेयजल का प्रयोग जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, और बहुत ही स्ट्रिक्टली इसे फॉलो किया जाता है। यहाँ पर स्टेरोफोम और थर्मोकोल से बने हुए डिस्पोजेबल प्लेट और कटलरी के उपयोग पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस तरह से अगर देखें तो सिक्किम 2016 में ही भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य, फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है।
यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य होते हुए भी बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है, जो कि विश्व में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि केटू काराकोरम 2 जो है वह वास्तव में भारत के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रों में से सबसे ऊंची चोटी है। और हम पीओके पर अपना दावा करते हैं, तो यद्यपि केटू काराकोरम 2 केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है वह पाकिस्तान के नियंत्रण में है, तो भी वह भारत का है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होगी वह केटू काराकोरम 2 ही होगी। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट है ही। यहाँ पर तीस्ता नदी और उसकी सहायक नदी रंगीत नदी बहती है। यहाँ पर नाथुला और जेलेपला 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। नाथुला दर्रे होकर ही भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता है। कंचनजंगा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल है। जो यूनेस्को धरोहर स्थल होते हैं, विश्व धरोहर स्थल होते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं: कल्चरल, नेचुरल और मिश्रित। सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। तो यह मिश्रित प्रकृति का है और भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है। यहाँ पर आपको रेड पांडा देखने को मिलेंगे, यह क्योंकि यहाँ का स्टेट एनिमल है यह। और भारत की आधी तितली की प्रजातियाँ सिक्किम में ही पाई जाती हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र काफ़ी छोटा है, इसलिए यह देश का सबसे छोटा राज्य उच्च न्यायालय है। और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अब हम लोग जानते हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट और शिलोंग टू सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में। तो अभी हम लोगों ने सुना होगा समाचार में कि कुछ समय पहले बांग्लादेश के जो राज्य प्रमुख हैं अभी मोहम्मद यूनुस, वो चाइना गए थे और उन्होंने चिकन कॉरिडोर, सिलीगुड़ कॉरिडोर की चर्चा की थी। और उन्होंने कहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं भारत के, उनके लिए जो समुद्र है उसका गार्जियन जो है वो बांग्लादेश है। तो भारत सरकार ने इसकी काट निकाल ली है। उन्होंने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को लेकर भारत सरकार बहुत ही गंभीरता से आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह शिलोंग से लेकर सिलचर के बीच होगा और यह तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। इसे थोड़ा हम लोग समझते हैं। कोलकाता से सितवे यहाँ समुद्र के रास्ते जाया जाएगा और उसके बाद जो यह देख रहे हैं आप सितवे से लेकर पलेतवा तक, यहाँ पर कलादान रिवर से होकर जाया जाएगा। तो यहाँ होगा समुद्र से यात्रा और फिर यहाँ होगा नदी से यात्रा और इसके बाद जो वहाँ का स्टेट हाईवे है म्यांमार का, उससे होकर जोरिंगपुई तक जाया जाएगा और जोरिंगपुई से फिर सिलचर की ओर हाईवे से जाया जाएगा। तो इस तरह से यह एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट होगा, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कई तरह के यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाएगा, यातायात मार्गों का प्रयोग किया जाएगा। और इसी की दृष्टि से शिलोंग से सिलचर जो है हाई स्पीड कॉरिडोर 6 लेन बनाया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी कनेक्टिविटी स्थापित हो सके। अब हम लोग जानते हैं एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार के बारे में। तो एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार जो है वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ही यहाँ पर किया गया है, एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। तो इसका आयोजन इसलिए किया गया है ताकि भारत जो है कई तरह के खतरों से निपट रहा है और बांग्लादेश भी एक नए खतरे के रूप में उभर रहा है। तो इस तरह के एक्सरसाइज से, अभ्यास से यह हो रहा है कि सेना जो है वह नदी तटीय क्षेत्र में युद्ध की तैयारी के लिए अपने को तैयार कर रही है। रिवराइन बेल्ट में, नदियों के वाले रास्ते वाले क्षेत्र में भारत की सेना जो अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर रही है और तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास किया गया। तीस्ता नदी के बारे में अगर हम लोग जानें तो यह जमुना की एक सहायक नदी है और जमुना जो है ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है बांग्लादेश में। अगर हम नक्शे में देखें तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे कि वहाँ पर जमुना कहा जाता है, और यहाँ है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी इसमें आकर मिल जाती है और यही जमुना जो है जब आगे जाकर यहाँ ये पद्मा में मिलती है। ये जो गंगा नदी है ये पद्मा कहलाती है यहाँ पर, और इसमें आगे जाकर फिर मेघना मिलती है जो कि बराक नदी है, 2 हिस्से में बढ़ जाती है और फिर आगे जाकर वह फिर से मिलती है तो बनती है मेघना। तो बांग्लादेश में बराक नदी ही मेघना हो जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी ही जमुना हो जाती है और गंगा नदी ही पद्मा हो जाती है। तो आगे जाकर ये तीनों नदियाँ फिर आगे मिलती हैं और फिर अलग अलग जगह मिलती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपकी नॉलेज में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है, अच्छा लगा है, तो ज़रूर इसे लाइक करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसे शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं चैनल के लिए सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको वेरी वेरी थैंक यू, और जो देख रहे हैं इस वीडियो को उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना ख्याल रखें।